जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र समान अध्ययन सीरीज में। इसमें लोग जीएस कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूर्वावलोकनसार है भारतीय इतिहास का, भारतीय राजतंत्र शासन, समान भूगोल, भारत एवं विश्व, समान विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी का पूरा संस्करण है, जो कि 550 पेज की किताब है। और इसे हम लोग 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोग का मॉडर्न इंडिया मतलब इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, और हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पर शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग से बस यही होता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उससे आप तक पहुंचाने में आसानी हो, और इससे हमें बहुत मदद मिलती है आप तक हमारी पहुंच बनाए रखने में। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार बीपीएससी एडीओ दे रहे हैं, या फिर बिहार एसआई मेंस दे रहे हैं, या फिर 72 बीपीएससी प्री दे रहे हैं। उन लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा यहाँ से, राष्ट्रीय प्रतीक से। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है किसका? तो न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है किसका? तो न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह या तिली की कुल संख्या कितनी है? तो 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह या तिली की कुल संख्या कितनी है? तो 24। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। आगे, भारत की राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन 1, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप 600 मिलीमीटर × 400 मिलीमीटर है, यह गलत है। दूसरा कथन है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा, यह बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। फिर से देखते हैं, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाप 600 मिलीमीटर × 400 मिलीमीटर है, यह गलत है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा, यह बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आगे, संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन या गायन काल कितना है? तो 52 सेकंड। संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन या गायन काल कितना है? तो 52 सेकंड। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया कब? तो 1950 में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया कब? तो 1950 में। आगे है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया कब? तो 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया कब? तो 24 जनवरी 1950। आगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इस तिथि को अपनाया गया तो यह 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस तिथि को अपनाया गया कब? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया कब? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह या स्टेट एम्बलम अंगीकृत अडॉप्ट किया गया कब? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह या स्टेट एम्बलम अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया कब? तो 26 जनवरी 1950 से। आगे, भारतीय राष्ट्रीय गान पंचांग आधारित है किस पे? तो शक संवत पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पे? तो शक संवत पर। आगे, राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया कब? तो 22 जुलाई 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया कब? तो 22 जुलाई 1957 को। अगला चैप्टर हमारा है राष्ट्र एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जिन नामों से हुआ है भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जिस नाम से हुआ है वह है भारत तथा इंडिया। आगे, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन या संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन या संघ। अगला प्रश्न है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? तो देखना है कौन सा सही है। तो भारत 28 राज्य और 8 संघ राज्य शासित प्रदेश से बना है, यह बिल्कुल सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह भी सही है। तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। फिर से, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है विचार करना है।
तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, यह बिल्कुल सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह भी सही है। तो दोनों एक और दो दोनों सही है। आगे, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आगे, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो संसद में। आगे, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे? तो संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे? तो संसद को। आगे, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति प्राप्त है किसे? तो संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालीय शक्ति प्राप्त है किसे? तो संसद को। आगे, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही क्या है? तो देखते हैं। पहला है, संसद विधि द्वारा एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। तीसरा है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र या सीमाओं का नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। फिर से देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन क्या है? तो पहला है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। तीसरा है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाएगा जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है कैसे? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आगे कथन कारण दिया हुआ है। पहला कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। यह बिल्कुल सही है। कथन है, कारण है इसका, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर से अभी कथन देखते हैं क्या है। तो किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आगे, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है क्या? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। आगे, संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति इस प्रकार है। तो कौन कौन सा देखते हैं। तो अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज का अंडमान एवं निकोबार द्वीप। फिर दूसरा है 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज खा लक्षद्वीप। फिर अगला अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज गा दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। फिर अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज डा पुडुचेरी। नोट में क्या है। तो ध्यानतव्य है कि 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश यथा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश यथा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव घोषित कर दिया गया है। फिर से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति इस प्रकार है। तो पहला है अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज खा लक्षद्वीप। तीसरा है अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज गा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। और चौथा है अनुच्छेद 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज डा पुडुचेरी। नोट में क्या है। तो ध्यानतव्य है कि 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश यथा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश यथा दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास इस
पर विनय बनाने की शक्ति है। किस पे है? तो दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तथा लद्दाख। फिर से राष्ट्रपति के पास इस पर विनय बनाने की शक्ति है। किस पे? तो दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तथा लद्दाख। आगे कथन और कारण देखते हैं क्या है। भारत संघ, कथन ए है भारत संघ नहीं है, यह गलत है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, यह सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। फिर से कथन ए है भारत संघ नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। कारण देखते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, यह सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। आगे सही सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। विधि के समक्ष क्षमता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। लोक सेवाओं में अवसर की समता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति और किसी नए राज्य का नाम बदलना यह भी संसद की शक्ति है। फिर से सही सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है और किसी राज्य का नाम बदलना यह संसद की शक्ति है। आगे नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। फिर से नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। आगे संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए क्या होगा? तो राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए क्या है? तो राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। आगे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव क्या है? तो नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। फिर से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है क्या? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। आगे संसद विधि द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। कैसे? तो संविधान अनुच्छेद के 2 के तहत। आगे सही कथन क्या है देखते हैं। तो पहला है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। फिर से देखते हैं सही कथन क्या है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने की अधिकार नहीं है। दूसरा एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। आगे यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा किसमें? प्रथम अनुसूची को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा किसमें? तो प्रथम अनुसूची में। आगे भारत में संघ शासित प्रदेश है कितना? तो 8। भारत में संघ शासित प्रदेश टोटल कितना है? तो 8। आगे लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों या स्थान आरक्षित है कितना? तो 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्र के लिए 19 प्रतिनिधि हैं। फिर से लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें, स्थान आरक्षित है कितना? तो टोटल 20 है। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्र के 19 प्रतिनिधि हैं। आगे अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाया क्या? तो 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाया क्या? तो 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्र। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई कितना? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित क्षेत्र। आगे भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति अनुसार क्या है? तो 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति अनुसार 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश। आगे संघ राज्य क्षेत्र हैं कौन कौन से? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। फिर से लक्षद्वीप, फिर है दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव एवं पुदुचेरी। फिर से संघ राज्य क्षेत्र क्या कौन कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली तथा दमन एवं दीव एवं पुदुचेरी। आगे दिल्ली है क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश। आगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया कब? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया कब? तो 69वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। आगे सही कथन क्या है देखते हैं। तो पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। तीसरा है दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और चौथा है दादर और नागर हवेली 1954 तक पुदुचेरी शासन के अधीन थे। फिर से सही कथन क्या है? तो चारों सही है देखते हैं। पहला, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। तीसरा है दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और चौथा है दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। आगे है अगला प्रश्न है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना कब? तो 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में। आगे सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया कब? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है? तो हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। आगे राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। फिर से राज्यों का भारतीय संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आगे भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम क्या है? तो पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। फिर से भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम क्या है? तो पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। आगे छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई कब? तो 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। आगे झारखंड राज्य की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना हुई कब? तो 15 नवंबर 2000 को। आगे दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था। तो राज्य दिया हुआ है, गठन का वर्ष दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। फिर से आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। आगे सही सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है राज्य और स्थापना। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। फिर से नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। आगे राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पर राज्य दिया हुआ है और निर्माण का वर्ष दिया हुआ है। हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960 और राजस्थान 1958। फिर से हरियाणा 1966, महाराष्ट्र 1960 और राजस्थान 1958। आगे सही सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष। पहला प्रश्न है नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। फिर से नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। आगे अगला है सत्य कथन क्या है? तो गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, पहला। दूसरा बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तीसरा हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। और चौथा है मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। फिर से सत्य कथन क्या है? तो पहला है गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया। दूसरा है बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तीसरा हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। और चौथा है मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। आगे सही सम्मिलित इस प्रकार है कि शासित प्रदेश और जिस वर्ष बनाया गया। तो लक्षद्वीप बनाया गया 1956 में, दमन एवं दीव है 1987, चंडीगढ़ 1966 और दादर एवं नागर हवेली 1961। फिर से
लक्षद्वीप बनाया गया 1956 में, दमन एवं दीव बनाया गया 1987 में, चंडीगढ़ 1966 में और दादर एवं नागर हवेली 1961 में। अगला प्रश्न है सही कथन देखना है कौन कौन सा। तो दो कथन सत्य है। पहला है कांग्रेस के कानपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर से सही कथन है, देखते हैं कौन कौन सा। पहला है कांग्रेस ने नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 29 दिसंबर 1953 को। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 29 दिसंबर 1953 को। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो पहला है जस्टिस फजल अली के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरा, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। तीसरा, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो जस्टिस फजल अली के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरा है आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। तीसरा, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें जो शामिल नहीं था वह है पट्टाभी सीतारामैया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें जो शामिल नहीं था वह है पट्टाभी सीतारामैया। आगे, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ किसका। तो आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ किसका। तो आंध्र प्रदेश का। आगे, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब। तो 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। आगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ कब। तो 1956 में। आगे, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से जिसे विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्राप्त नहीं किया गया वह है बिहार को। आगे, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से जिस विशेष श्रेणी दर्जा कहीं प्रदान नहीं किया गया वह है बिहार को। अगला चैप्टर हमारा है नागरिकता। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में जिस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह है भाग 2। भारत के संविधान में जिस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह है भाग 2। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है वह है अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है वह है अनुच्छेद 5 से 11। आगे, भारतीय संविधान प्रदान करता है क्या। तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान प्रदान करता है क्या। तो एकल नागरिकता। आगे, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में के सम्मेलन द्वारा। फिर से, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे। तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। आगे, भारत के नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। और दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। फिर से, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। आगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यह बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। तो केवल एक इसमें सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। फिर से देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यह बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, 2 और 3 इसमें गलत था। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए
आर्य हैं वे कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। फिर से देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आर्य हैं वह है कौन? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। और दूसरा हो जाएगा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा हो जाएगा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह या पितामही या फिर मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अगला है सही कथन कौन सा है? तो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतिविष्ट किया गया। फिर से सही कथन क्या है? तो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किया गया। आगे, दोहरी नागरिकता या पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता या पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? तो संसद। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? तो संसद। आगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे कितना? तो 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे कितना? तो 7 वर्ष। आगे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया कब? तो 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा। आगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला चैप्टर हमारा है मूल अधिकार। पहला प्रश्न देखते हैं, एक प्रतिबद्ध नगर न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारण जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है वह है शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है वह शक्तियों का पृथक्करण। आगे, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ वह है कराची अधिवेशन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ वह है कराची अधिवेशन। आगे, सही कथन क्या है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। सही कथन क्या है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। आगे है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द कहे। किसने कहे? तो एक मौलिक अधिकार को उस क्षेत्र के किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह कहा था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द कहे किसने? तो एक मौलिक अधिकार को उस क्षण के किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह कहा था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। कहा था किसने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। फिर से, मौलिक अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए
विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है किसने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। आगे सही कथन क्या है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। तीसरा, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। और चौथा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है। फिर से सही कथन क्या है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर अधिकार है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार है। मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तीसरा, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। चौथा, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है। आगे, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसे? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई किसे? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आगे, मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग्य। मौलिक अधिकार है क्या? तो वाद योग्य। आगे, मौलिक अधिकार क्या होगा? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार क्या होगा? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। आगे, मौलिक अधिकारों के संबंध में सही वक्तव्य क्या है? तो पहला है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। और चौथा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के विल की भांति है। फिर से, मौलिक अधिकारों के संबंध में सही वक्तव्य क्या है? तो ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। और चौथा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के विल की भांति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। आगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है क्या? तो कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। फिर से, भारतीय संविधान में जैसे निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है क्या क्या? तो कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। आगे, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान है, अनुच्छेद 13। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, कौन सा? तो अनुच्छेद 13। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। आगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। फिर से, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है, तो कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लाता है, कौन? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कौन? तो अनुच्छेद 14। आगे, संविधान के जिस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष संरक्षण प्रावधान है वह है अनुच्छेद 14। संविधान के जिस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष संरक्षण प्रावधानित है वह है अनुच्छेद 14। आगे, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। आगे, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रतिक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति। फिर से, सारभूत रूप में विधि का सम्यक प्रतिक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति। नोट में दिया हुआ, यूपीएससी द्वारा इसका उत्तर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत माना गया है। आगे, धर्म आदि के आधार पर विभेद की
प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार जिसे वर्गीकृत किया जाएगा सत्ता के अधिकार के अधीन। धर्म आदि के आधार पर विभेद की प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार के अधीन। आगे निजता के अधिकार जो जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है वह भाग 3 के अनुच्छेद 21 के तहत। निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है वह भाग 3 के अनुच्छेद 21 के तहत। आगे मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है कौन सा, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह कौन सा है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आगे शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 5 क्लॉज 5 के अंतर्गत। फिर से शिक्षण संस्थान में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। आगे संविधान के वे अनुच्छेद जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सरकारी नियोजन के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। फिर से संविधान के वे अनुच्छेद जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह है अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। आगे लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है कौन, तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। फिर से लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है कौन, तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। आगे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से कथन क्या है, तो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। और कारण आर है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला फिर से कथन कारण है, देखते हैं। कथन एक है भारत की उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचरण किया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सम्मिलित होगी, यह बिल्कुल सही है। और कथन 2 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, यह गलत है। तो कथन हो जाएगा एक सही किंतु कथन 2 गलत। फिर से कथन 1 देखते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचरण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सम्मिलित होगी। और कथन 2 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, यह गलत है। तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। आगे जिस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया वह है 77वां संविधान संशोधन 1995। फिर से जिस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया हुआ है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। अगला भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार जिस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जिस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। आगे सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों में
सक्षम किया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलाकर पढ़ना। फिर से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साथ मिलाकर पढ़ना। अगला मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को शोषण के से संबंधित क्या है, तो अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। आगे ICCPR के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुनिश्चित किया गया, वह है अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद कितना के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया, तो अनुच्छेद 24। आगे अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया, अनुच्छेद 17 द्वारा। अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया, अनुच्छेद 17 द्वारा। आगे न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया, तो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया हो, तो यह हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में। आगे भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा और तीसरा है जन जागरण द्वारा। फिर से भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा और तीसरा है जन जागरण के द्वारा। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के जिस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, वह है समता का अधिकार। मूल अधिकारों के जिस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, वह है समता का अधिकार। आगे कथन और कारण। कथन ए है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, यह बिल्कुल सही है। कथन कारण है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, यह भी सही। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर से कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, यह बिल्कुल सही है। और कारण है अस्पृश्यता के चलन के आधार धार्मिक स्वीकृति है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गया किसमें, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न शांतिपूर्वक तथा बिना सशस्त्र के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता में से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, वह है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। फिर से शांतिपूर्वक तथा बिना सशस्त्र के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता में से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, वह है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। आगे भारत के संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें, तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। और आपसे फिर से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप तक उसे पहुंचाने में आसानी हो और आप तक हमारी पहुंच लगातार बनी रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।